अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं उस हस्ती के ज़िक्र से कि जिससे मोहब्बत हम सब पर फ़र्ज़ है, और ऐसी फ़र्ज़ है कि हमारे अपने जो अहल व अयाल हैं, दोस्त अकारिब रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, उन सब से बढ़कर हमें उस हस्ती से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस मोहब्बत को बढ़ाने की और बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। शायद मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं कि जिसको अंदर से आती है। कुछ बातें उनके बारे में हम करते हैं, जब जिक्र होता है, तज़किरा होता है उस हस्ती का, तो एफर्टलेसली मतलब अगले की आप बात सुनेंगे और एफर्टलेसली आपका दिल भी उसमें लग जाएगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ वो होता है ना, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, क्या महसूस होता है आपको? बोरियत महसूस होती है आपको, या आप कहते हैं बस जल्दी से ये ख़त्म करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको सुनने का दिल चाहता है, आप कहते हैं भाई और बताओ और बताओ। ये वही हस्ती है हमारी ज़िंदगी की कि जिसके बारे में कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके अहलो अयाल से मुकाबले में कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है दिल में ही वो मोहब्बत होती है, बाय डिफॉल्ट वो है होती है, और ये एफर्टलेस है। मतलब इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी किसी चीज़, और अनकंडीशनल भी है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे अगर इख्तिलाफ करूँगा कि मेहनत करनी है। हाँ, उस तरह मेहनत जरूर करनी है। उनके कॉल पर चलें आप, उनके फेल पर चलें, उनकी जो एग्जाम्पल्स उन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में हमें दिखाई और हमारे लिए वो पीछे छोड़ गए, उसमें हमने ये काम ज़रूर करना है कि हम ज़ाहिर है उनको पढ़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी मोहब्बत का इतना तकाजा है कि आप उनको पढ़ें, समझें और उनके कॉल और फेल पर अमल करने की खुद ज़ाती तौर पर कोशिश करें, और अपने आने वाली नस्लों को भी बताएं। ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये काम होगा किस तरह? ये काम होगा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने की से होगा। रबीउल अव्वल का महीना है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का ये महीना है, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ इसी बात से करें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उससे हमें क्या क्या सबक मिलते हैं। सीरत का बुनियादी मकसद जो मतलब है इस लफ्ज़ का, वो क्या है? वो तरीक़ा है, एक ऐसा तरीक़ा जिस पर आप चलते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो उनका उसवा हुस्ना है, उसके बारे में कुरान ने कई मरतबा जगह जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनकी सीरत के कुछ नमूने पेश किए, उनको कुछ अलक़ाबात से नवाजा। बिल्कुल। रहमतुल लिल आलमीन सबसे बड़ी जो मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो लफ्ज़ लग रहा होता है वो है रहमत आलम के लिए रहमत, पूरे आलम के लिए रहमत। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये भी जहन में रखिए नाजरीन। उन्होंने जितना जानवरों के लिए किया, जितना जिसको कहते हैं हम आम तौर पर उस ज़माने में कुफ़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, लेकिन आज मैं नॉन मुस्लिम कह देती हूँ, नॉन मुस्लिम्स के लिए किया, या आप उनसे सीखें कि वो किस तरह दर्द रखते थे इंसानों का और हर जानदार का, परिंदों के लिए, पौधों के लिए, हर एक के लिए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, इंसान, चरिंद, परिंदे, पौधे, इन्वायरमेंट की बात करें, जिन्नात की बात कर लें, हर एक की बात कर लें, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उसको पढ़ना है और उसको पढ़कर उस पर अमल करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि कुरान करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है, क्या क्या अलक़ाबात उनकी शान में इस्तेमाल किए गए हैं, ज़रा उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, ये भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा है कि आप हमारे महबूब हैं, ये भी लिखा हुआ है कि आप जो हैं आपके जो अखलाक के आला तरीन मरतबे पर फायज हैं। ये उनकी सफ़ात है नाजरीन। लेकिन ये है कि इसमें ये भी ज़हन में रखिए कि हबीब और महबूब तो उनको अल्लाह ने कहा है और अपना कहा है। तो यानी कि आप देखें कि अल्लाह ताला जो पाक परवरदिगार है हमारा, उसने उसी एक हस्ती को कहा है कि ये मेरे महबूब है और ये मेरे हबीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उस हस्ती की सीरत पर अमल करना ये हम सब पर फ़र्ज़ है, और उस अमल का आगाज़ उस इल्म से होगा जो हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ कर हासिल करेंगे। तो आज की बात सिर्फ इतनी सी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना शुरू कीजिए और उस सीरत से सबक लेना और उसको अपनी ज़िंदगी में छोटे स्टेप्स लेकर राइज करना, नफाज करना, उस चीज़ का शुरू कीजिए। सीरत की एक एक छोटी छोटी बात लेकर अपनी ज़िंदगी में अमल करना शुरू कर दीजिए। यकीन जानिए आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हस्ती है जिसके रास्ते पर आप चलना शुरू कर दें, कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। ये था जी आज का आगाज़ प्रोग्राम का, और अब बढ़ते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा लीडर्स डायलॉग से खिताब। IMF ने पेट्रोलियम स्मगलिंग रोकथाम के इक़दामात पर वज़ारत ख़ज़ाना और FBR से रिपोर्ट मांग ली।
डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला, घरों पर छापे मारने की तैयारी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मामला, चीफ जस्टिस ने 2 रुकनी जजेस कमेटी बना दी। कराची में शाहीन आफरीदी की शादी की तकरीब, बाबर आजम ने भी शिरकत की। हरदीप सिंह कत्ल, मोदी हुकूमत का जवाब एकदम, कनाडा के सिफारतकार को भारत छोड़ने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 78वां इजलास शुरू, बाइडन समेत आलमी रहनुमाओं का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस का खिताब, फ़लस्तीन में एकतरफ़ा इक़दामात अमन के लिए ख़तरा करार, अफ़गानिस्तान में 70% आबादी को इंसानी इमदाद की ज़रूरत। इराक़ के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। देख लिया आपने दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक अजीब नहज पर आ गई है दुनिया। UNGA में तो ऐसा लग रहा है कि बस लड़ने की देर है लोगों के। वो ज़ेलेंस्की कह रहा है कि यही है रूस जो कि तीसरी जंग अजीम का बाइस बनेगा। उधर बाइडन जो है वो रूस पर गोलाबारी कर रहा है। चीन वाले को उन्होंने कह दिया ये डिक्टेटर है। और उसके अलावा बस मैं तो सिर्फ कनाडा और इंडिया का चल रहा है। लेकिन नाज़रीन देखें, इस सारे वक्त में जब इस तरह के फड्डे हो रहे हैं ना, तो जो स्मार्ट नेशंस हैं, हाँ। और ज़ाहिर है ये जहन में रखिए कि ये सारे डिसीजंस जो मुमालिक के दरमियान होते हैं, ये बेस्ड ऑन मॉनेटरी इंटरेस्ट्स हैं। ये सब की ट्रेड, पैसा, तिजारत, इकोनॉमी, ये इसमें कोई मोहब्बत, भाईचारा इधर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, थोड़ी बहुत किसी के साथ लगाव ज़्यादा होता है, किसी पुराने लीडर की वजह से। मिसाल के तौर पर जिन्ना साहब ने जो बात फ़लस्तीन के हवाले से की है, वो हमारा एक ऐसा पहलू है कि हमें उनके लिए ज़्यादा फील कराता है, लेकिन बतौर इंसानियत भी हमें उनके लिए फील करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज जो ये मुमालिक करीब आ रहे हैं, अचानक दूर हो रहे हैं, ये सब मॉनेटरी गेम है। और इसमें वो नेशंस जो कि वाइज हैं, यानी कि जहन रखते हैं ऐसे कि वो सोच रहे हो कि भाई आने वाले वक्तों में हमारे लोगों का किस चीज़ में फ़ायदा है, वो करीब ही आ रहे हैं। वो अपने मसाइल हल करके 16 सवाई की तरफ ही जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ईरान और सऊदी अरब, ये इससे बड़ी कोई एग्जांपल नहीं है। इब्राहिम रईसी खिताब कर रहे थे, वो इसराइल वाला चला गया, बैठा ही नहीं वो। अच्छा जी, ये बदमाशियां भी तो चल रही है ना। हाँ, कभी कभी बदमाशों को बदमाशी से जवाब देना पड़ता है भाई, देना पड़ता ये है। हर दफा जो है ना, ये मसलहत पसंदी वाली जो बातें करते हैं, ये नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है जी। बदमाशों के साथ नजरियात होते हैं, उन नजरियात के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, और कभी कभी उन नजरियात के लिए मरना भी पड़ता है। ये है दुनिया में, वरना तो सभी डिप्लोमेट हो जाएं, जी जी हाँ हाँ जी जी हुजूरी करते रहे। ये मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है बहुत मरतबा। इब्राहिम रईसी वाला मैंने आपको बताया, बिल्कुल वो इसराइल वहाँ से हट गया। फिर तुर्की का मेरा ख्याल है कश्मीर के हवाले से कोई मौक़िफ़ बड़ा सामने आया है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ सामने आया है। वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या है, हम वो आपके लिए लेकर आएंगे कि वो क्या है। क्या करना चाहिए आप किस तरह, ये प्लीज इफ यू आर एन एंकर यू नीड टू एर्दोगान, हम जी गूगल करें, एक सेकंड में बता देती हूं आपको। लेकिन ये है कि इस तरह नहीं चल सकता। मैं इस तरह के एंकर को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं प्रोग्राम में। नहीं, दरअसल मुझे बात करें, हाँ ये है, बिल्कुल पता ना हो। बिल्कुल सही है। और क्या, डू द होमवर्क, ओके ओके, डू द नीडफुल, अदरवाइज डू द नीडफुल। हाँ यस, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। बिल्कुल। मैं जरा आगे बढ़ूं, आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ढूंढे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना एर्दोगान साहब ने क्या बात की है, क्योंकि काफी सारी तो चीजें जो है वो मैंने उसमें देख ली थी। वो एंटोनियो गुतरेस जो है भाई, उन्होंने कहा चचा ने कि अफगानिस्तान के 70% लोगों को जो है वो इमदाद की जरूरत है। उसने ये नक्शा खींचा। उसने फलस्तीन के हवाले से भी बात की। तो बातें बहुत सारी हो रही हैं। बात यह है कि वो UN जो है वो भी एक बातों की टूथलेस बॉडी है भाई। हाँ, करा कुछ नहीं सकती। जगह है, काम की जगह, खैर बस क्या बोल है कि नहीं ये नहीं पता हमें। बिल्कुल चलें, कोई बात नहीं, नहीं मिला नहीं, चलें आप आगे चलें। चलें, अब फोन करके पूछ लें क्या बात है। एर्दोगान साहब को मैं कैसे फोन करूं, बस मिल गया। मसला कश्मीर, तुर्किया जो है वो मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तुर्किया अपना किरदार अदा करने को तैयार है। तैयब एर्दोगान और किसी ने नहीं करवाया अपना किरदार, हम कतर से करवाएंगे किरदार। कतर सही काम करता है, शदीद इफेक्टिव भाई, मुझे पसंद आया कतर। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तुर्किया अपना किरदार अदा करेगा, और ये सारा सिलसिला जो है करने दे। लेकिन ये कि कतर जो है ना, उसकी करेंसी भी ज्यादा जो है थोड़ी सी। हाँ, तुर्किया के मामला तो ऐसे हैं बिल्कुल जरा। और फिर उसने वर्ल्ड कप फुटबॉल का भी करवा के दुनिया में एक वो अपना एक सिक्का जमाया है। बिल्कुल, और जिस तरह से वो कराया है। हाँ, इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, लेकिन जिस क्लास का वर्ल्ड कप देखिएगा वो किस तरह करवाते हैं। आज 11:30 बजे उसका तराना भी रिलीज हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। तो डिचिक डिचिक होगा, फुल डिचिक डिचिक होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यही होगा। फुल डिचिक डिचिक चलेगा। मुंबई राज जो मुंबई स्टाइल जो एक होगा, पता नहीं अब कितना क्लासिक रखेंगे ये अपने। नहीं, डिचिक डिचिक तो होगा। एक और डिचिक डिचिक वाली खबर दे दूं, जबरदस्त खबर। हमने आपको बताया था शाहीन आफरीदी
साहब हाँ, और इंशा साहिबा की शादी जो हुई है, तो बारात की ये तस्वीर सामने आई है। शाहीन शाह के बारे में बस ये खबर मैं आपको दे दूं, अपनी दुल्हनिया ले गए, दिल वाले दुल्हनिया ले गए, तो अपनी ही ले जानी थी, हाँ अपनी ले गए, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। शाहिद आफरीदी की जो साहबजादी, उनकी जो तकरीब थी रुखसती की मंगल की शब, वो यानी कि कल रात में हुई, DHA के निजी बैंक्वेट हॉल में हुई। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सफ़ेद कपड़ों का, सफ़ेद कुर्ता था और क्रीम रंग की शेरवानी पहनी हुई थी शाहीन आफरीदी ने, बड़े ज़बरदस्त शॉर्ट शेरवानी थी, बिल्कुल हाँ। और बड़े दोस्त रिश्तेदार सब लोग भाई पहुँचे वहाँ पर, बड़ा ज़बरदस्त। और ये देखें बाबर आजम भी वहाँ पर पहुँचे हैं, मिसबाह उल हक थे वहाँ पर, सईद अनवर वहाँ पर मौजूद थे, सईद अनवर से भी बड़ी जो है वो शाहिद आफरीदी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बड़े थे, मिर्जा इकबाल बेग साहब अपने हमारे वो भी थे, वो भी थे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया था? आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो नहीं है ना वैसे? अच्छा चलो कोई बात, मैं असल में कराची में था नहीं। हाँ, हाँ ये भी है, अभी मुझे याद आया, लेकिन ये इस्लामाबाद में भी होगा फंक्शन। वो उस दिन मैं जरा बिजी हूँ थोड़ा सा, उस दिन ये कराची जा रहे हैं ऐसे कर दो। अच्छा, बाबर आजम भाई आए हुए थे भाई, बड़े बाबर आजम से जो है वो खबरें चल रही थी, बड़ी गर्म जोशी से बाबर आजम की मुलाकात हुई, शाहीन आफरीदी और शाहिद आफरीदी की, और जो अफवाहें थी वो सब दम तोड़ गई, बिल्कुल। कि भाई ये दोनों का मेरा ख्याल है शाहीन ने एक तस्वीर भी लगाई थी अपने सोशल मीडिया पे, वो उन्होंने तस्वीर लगाई थी जिसके अंदर उसमें दोनों जो है वो चेस बोर्ड पे आमने सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो बात हुई थी कि भाई उनकी बहस हो गई है ड्रेसिंग रूम में, कोई तो उस असर को ये जाहिर कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन देखें अब आप ये तस्वीर देखें, मुझे देखिए बाबर आजम सही नजर नहीं, उनके चेहरे पे आपको देखें नजर आ रहा है कुछ गड़बड़ है, और जो हाथ भी उन्होंने मिलाया वो सही तरीके से हल्का सा मिलाया, बस उंगलियां दे दी थी। और जो गले भी मिले हैं उसमें गर्मजोशी नहीं नजर आई मुझे। ये इसी तरह करते हैं वो सहाफी जो ऐसे ना हर चीज में जिनको आदत होती है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। बिल्कुल। तो आज जो है आज क्या है, आज बुध है और इस्लामाबाद में तय है इनका तकरीब वलीमा, चाहिए तो ये सिलसिला है। और अब अवैस आज तो कराची जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आज है बाद में, आज नहीं है मेरे ख्याल में, वलीमा 21 सितंबर को है, जो मेरा हाँ, 21 को, बिल्कुल डेट आप खराब कर रही हैं। नहीं 21 सितंबर इस्लामाबाद में है। और प्लीज होमवर्क पूरा अवैस ने 21 को जाना है नाजरीन, कराची आज नहीं जाना, अचानक मुझे याद है। हाँ ये है बिल्कुल सिलसिला। और ये असल में मुझे वो इलेक्शन कमीशन में अपना वोट दुरुस्त करवाना है, वहाँ पर मामला ये, मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, मेरा वोटिंग का सिलसिला कराची में, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ वोट डालूं, 2 वोट डाल दूं, या तो मैं सोच रहा हूँ इधर भी डाल दूं उधर भी डाल दूं, ये भी हो सकता है। उधर तो डल जाएगा, इधर डाल दें। उधर पहले डल जाता था, मेरा डला भी है, ऐसा हुआ भी है, मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। नाज़रीन ये असल में ये सच्ची कहानी है, ये कोई झूठ नहीं है, फिक्शन, ये सच्ची कहानी है। फिर डाला भी, उसके बावजूद मैंने वोट डाला भी। अच्छा हाँ, उनका आपका वोट डल गया, कौन सा गिना होगा या दोनों ही रिजेक्ट कर दिए होंगे, कभी एक आदमी 2 वोट कैसे डालता है, सब होता है। खैर बहरहाल इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं आई अभी, हाँ। एक्साइटेड हो गए हैं आप लोग, तारीख नहीं आई, वो आएगी तो तब वो भी आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वोटर्स के नए आदादोशुमार जो हैं वो जारी कर दिए हैं, और इन आदादोशुमार से बहुत अहम पहलू जो है वो नुमायां हो रहा है। अब वो पहलू क्या है कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान वोटर्स की तादाद में 2,10,25,000 नौजवानों का इजाफा हुआ है, और 2018 में वोटर्स की कुल तादाद जो थी वो थी 10,59,55,000, जो है थी, जो 2023 में बढ़कर 12,59,80,000 हो गई है। और इनमें से 18 से 35 बरस के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,70,95,000 है, 5 करोड़। ठीक है, यंग वोटर है हमारा। हाँ। अच्छा, और 36 बरस से 45 बरस तक जो लोग हैं वोटर्स हैं उनकी तादाद 2,77,94,000 हो गई है, और 46 बरस से 55 बरस तक के जो वोटर की तादाद है वो है 1,81,24,000, और 56 से 65 बरस के वोटर्स की तादाद जो है वो है 1,18,89,000। हाँ, आपने तो फिगर्स की ऐसी बम्बार्डमेंट की हुई है भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ काम किए उन्होंने, रिपोर्ट शाया की है, मैंने कहा मैं पहुंचाऊंगी आवाम तक, मैं पहुंचाऊंगी। और जो बुजुर्ग हैं वो कितने हैं भाई? और इसी तरह जो 66 बरस से जायद उम्र के वोटर्स हैं, जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन में आते हैं, वो है 26,98,000। 1,26,00,000 1,26,98,000। और मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 6,85,08,000 है, और खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 5,84,72,000 है। कम, इतना फर्क नहीं है, इतना फर्क नहीं है भाई, इतना फर्क नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी में भी टेक्निकली इतना फर्क है नहीं। हाँ। खवातीन बल्कि 3-4 नंबर आ गई हैं मर्द हजरात से। तो मसला ये कि ये वोट डालने के लिए निकले तो सही ना, वोट डालने के लिए हमारी बहुत कम पॉपुलेशन बाहर निकलती है। हाँ, वोटर रजिस्टर तो हो जाता है, लेकिन वोटर को बाहर रहते हैं। छुट्टी का दिन ऐसा थोड़ी है, मैं तो कहती हूँ छुट्टी के दिन वोटिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो इतवार का दिन हो सकता है, ई वोटिंग करवा लो ना, इंटरनेट पे घर पे बैठे बंदा वोटिंग कर ले, क्या है इसमें?
अब जाएगा वहां पर, धांधली अगर होगी। लाइन होगी वहां पर, जैसे धांधली बड़ी होगी। धांधलियां नहीं होती हैं आपने किया था ना, आपको प्रोग्राम याद है ईवीएम पे जो किया था, कैसे उठा के ईवीएम को उन्होंने बार सट फेंका। चलो कोई बात नहीं, ई वोटिंग शोटिंग की तरफ हम नहीं होगा जाएंगे। आज नहीं तो 10 साल बाद ई वोटिंग, और इस तरह की अलबत्ता चीज़ों ई बाद आ वोटिंग जाएंगे। का एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है जो पाकिस्तानी जी, जी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने वोट डाला था ई वोटिंग के तहत, और वो एक पायलट किस्म का प्रोजेक्ट था जिसपे के पायलट बाद था में ना, ये उड़ गया सोचना बस वो, था। हाँ उड़ गया। हाँ बस ठीक है, और चलो। क्या मैं कहूँ। अब आप वोट डालेंगे तो ही मसाइल हल होंगे ना। अभी आप देखें पिछले महीने बिजली के बिलों और पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा हुआ है वो सदमा था एक। अब आप उससे संभले नहीं थे कि एक और सदमा आपको बता दूं, वो सदमा आने वाला है। पेट्रोल फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 33 अरब रुपए का नया झटका लगाने की तैयारी मुकम्मल है, और इसके लिए बिजली मजीद ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त आ गई है नेपरा के अंदर, और ये इजाफा किया जा रहा है अगस्त के लिए। जो बिजली आपने इस्तेमाल की थी अगस्त में वो अब महंगी होने जा रही है, और 27 सितंबर को ये दरख्वास्त की समाअत होगी। और के इलेक्ट्रिक वाले अलबत्ता इससे मुस्तस्ना है, लेकिन ये कि बाकी वो तो पहले ही बेचारे लुट पुट गए हैं, हाँ, वो तो वो पहले तो ही और दे रहे हैं, जी। ज्यादा ही दे रहे हैं बल्कि। तो अब जो है वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये मामला जो है वो दोबारा से नेपरा के पास गया है, और ₹1.93 महंगी हो जाएगी। तो वोट दें भाई अपने जो भी हाँ वोट उम्मीदवार दें, आपको सही निकले लगता और है। फिर कोसें। हाँ। अदरवाइज बगैर मेहनत किए अगर एक दिन क्या आप उठ फायदा नहीं कोसने सकते का? छुट्टी के दिन, तो फिर आपको कोसने का कोई हक नहीं है सर जी। और मैडम। तो आप मत कोसें फिर, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप अपने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, अपने फेलो पाकिस्तानीज को कुछ बेहतरी उनकी जिंदगी में लाने के लिए अपने हिसाब से फैसला करें। हाँ। जो आपको सही लग रहा है वो आप करें, उसको वोट डालें। अगर आपको लग रहा है यार कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हम जानते हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं मैंने वोट नहीं डालना, सब एक जैसे हैं। तो सब एक जैसे हैं तो जो जरा कम एक जैसा है उसको वोट डाल दें। जो आपको लगता है भाई थोड़ा सा कम खाने हाँ, पीने तो वाला है, या थोड़ा सा कम जो है वो उसके मसाइल हैं, खाता भी है तो लगाता भी है ये वाला। तो उनको वोट डाल लें आप, लेकिन डालें जरूर, डालें, वरना कोई और डाल देगा। ये हाँ, मैं आपको बता ये दूं, तो है, बिल्कुल ऐसी वरना डल जाएगा। अवैस का अवैस इज हियर, मैं सच्ची बताऊं। कहानी बैठी है हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। अच्छा तो अगली खबर बिल्कुल अगली बड़ी तो बड़ी खुशी जबरदस्त की खबर है खबर। भाई। गैस की दरियाफ्त हो गई है पाकिस्तान में एक कहाँ, नई कहाँ? जगह ये पर, बताएं रहीम यार बिल्कुल। खान में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने का ऐलान किया है। OGDC के जो तर्जुमान है, OGDCL के तर्जुमान, उन्होंने कहा है कि जी ज़िला यही रहीम यार खान है, उसमें वाक़ है चक नंबर 214, वहाँ पर एक्सप्लोरेटरी कुआं है नंबर 1, ओके। उससे गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। और गैस सस्ती गैस नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, दरियाफ्त हुए हैं ये। तो आएगी ना, वो आएगी पाइपों में, आएगी ना घरों में महंगी लोगों बेचो, के। फिर वही सस्ती बेचोगे, फिर बाद में क्राइसिस हो जाएगा। गैस महंगी, दरियाफ्त हो गई है लेकिन गैस महंगी। 29 जून को ये कुएं में 1851 मीटर तक इनकी खुदाई हुई थी। उसके बाद ये गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, और ये डोगार फॉर्मेशन में 1.1 मिलियन MMCFD योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई है, जबकि सुई में जो लाइमस्टोन है उसमें 1.31 मिलियन MMCFD योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई है। तो अब आप ये देख लें कि इसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा कुछ, मतलब जो हम कह रहे हैं ना गैस का क्राइसिस आना है, और अब गर्मियों में भी गैस चली जाती है भाई, 9 बजे 10 बजे गैस बंद। जी, तो अब इससे कुछ मदद मिलेगी अगर वो गैस को सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें, एक्सप्लोर करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, अल्लाह करे। बिल्कुल, और ऐसे अप्लायंसेस लगाएं। इसके खिलाफ ज़ाहिर कानून साजी तो हुई हुई है, मेरा ख्याल है हुई हुई है, लेकिन यह है कि इसको भी, इसकी अमलदारी जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ बहुत लोगों के गैस लीक हो रही होती है पाइपों से, हाँ। और उनको पता ही नहीं है, और वो क्योंकि बिल देना भी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इतनी भी जहमत नहीं करते कि वो देख लें कि भाई इस्तेमाल कितनी हुई थी और बिल कितना आया है। और जो पुराने हमारे यहाँ गीजर हुआ करते थे, आपको हाँ। नाज़रीन अभी बताएं कि एक घर का गीजर का एक मरतबा बिल था, और एक ही गीजर यूज होता था, और कोई गैस का हीटर वीटर भी नहीं था, इलेक्ट्रिक सारे हीटर्स थे, और उसका बिजली गैस का बिल जो है वो कुछ 30-40 हज़ार के आसपास आया। 30-40 हज़ार गैस का बिल एक गीजर की वजह से। फिर बाद में उन्होंने पता लगाया तो उनको पता चला ये तो गैस लीक थी और स्मेल आती थी, और बाहर जो मुलाजिमीन थे उनके घर के वो सूंघ भी रहे थे, वो कहते हैं स्मेल तो आती थी साहब इधर से बड़ा अच्छा। तो कहते हैं कि भाई हाँ मैं जेब से दे रहा हूँ ना, तुम्हारा थोड़ी कुछ जाता है, कुछ जो तुमने आके बता देना था। खैर बहरहाल, तो अपना ख्याल रखें और अपने अप्लायंसेस को और अपनी एनर्जी को ख्याल से इस्तेमाल करें। सही। फेक न्यूज़ नहीं थी, सही न्यूज़ थी। हाँ ये तो सही न्यूज़ थी। मैं फेक न्यूज़ के बारे में आपको बताती हूँ कि फेक न्यूज़ आजकल बड़ी इधर उधर चल रही है, और एक तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फेक न्यूज़ पकाई गई। इतवार के रोज़ नाजरीन एक खबर सोशल मीडिया पे शुरू हुई, और देखते ही देखते जंगल में आग की तरह वो फैल गई। और ख़बर ये थी कि अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो जो है उसमें फ़ौजी बगावत हुई है, और इस वक्त कॉन्गो के सदर जो हैं वो डेनिस सासुंगुसू वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हुए थे।
अच्छा, बाद में इल्म ये हुआ कि खबर एक अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं थी, और बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल ये है कि ये अफवाह का मकसद जो है वो रूसी मीडिया और रूसी हुकूमत की हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बेतौकीर करना था, क्योंकि इस खबर को रूसी मीडिया से भी उछाला गया था। और रूस की सरकारी खबर रसान जो एजेंसी है उससे बात करते हुए कोंगो में रूसी सिफारती जो ज़राए उन्होंने कहा है कि मगरबी और रूसी मीडिया में बगावत की खबरें झूठी हैं, और अपने ही मुल्क के मीडिया पर तनकीद रूस में एक मुनफरिद वाक़या है जो कि पेश आया, क्योंकि रूस में अपने ही मुल्क पर ये मीडिया पर तनकीद हुई, और इससे अंदाज़ा ये होता है कि रूस के मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब करने की कोशिश की गई किसी हद तक, और वो कामयाब रही। अरे रूस की क्रेडिबिलिटी का क्या है भाई, रूस की क्रेडिबिलिटी, रूस को कोई परवाह नहीं है। रूस कह रहा है भाई जैसा मैं हूँ वैसा ही और मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ वो भी, और मैं इसी तरीके से रहूंगा, और ये दुनिया की बदमाशियां जो है ना उनके हवाले से मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। अगर दुनिया में एक बदमाश हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है, और तरीक़ाकार। बिल्कुल, अभी तो चीन से ही वो बड़ा बदमाश जो है वो चीन को ही संभाल नहीं सक रहा था। इस प्रोग्राम की तरह हाल है, अगर आप बदमाशी कर सकती है मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, ये हल्का ना ले चाहे कोई भी मसला हो। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जून के वस्त में कनाडा के सिख शहरी हरदीप सिंह को एक जिसको हम कहते हैं कि गुरुद्वारा जो है उसके बाहर, गुरुद्वारे के बाहर उसको गोलियां मार के हलाक कर दिया गया था, और वो खालिस्तान रियासत के लिए तहरीक चला रहे थे। कई माह की तहकीकात के बाद वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने बड़े सीरियस एक्शंस लिए। उन्होंने पार्लियामान के फ्लोर पर अपनी तकरीर में ये कहा कि कनाडा की हुकूमत ने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि भारतीय सफारत खाने में मौजूद जो खुफिया एजेंसी रॉ के सीनियर अफसरान थे उन और एक ऑफिसर जिसका नाम है पोन कुमार राय साहब, उनको भी नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया। और कनाडा नेटो का रुकन मुल्क है, इसलिए ये कत्ल भारत के लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा कनाडा ने अक्टूबर में भारत के लिए जो तयशुदा तिजारती मिशन था उसको भी मुलतवी कर दिया है, और भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो इससे पहले भी दूसरे ममालिक में मौजूद सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्विस रही है, और बरतानिया से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक कई सिख रहनुमा भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। अब ये जो तनाव एक आ गया है, ये तनाव कहाँ तक आगे जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफा के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन को बता सकें कि एक तो बैकग्राउंड है कि ठीक है ये जो सिखों की जो तहरीक चल रही है ये तो खैर 1947 से चल रही है, लेकिन ये तहरीक अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ पर वोटिंग्स हो रही हैं, सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो हैं वो वहाँ पर वोटिंग्स करवा रहे हैं, और अब कनाडा खुलकर इंडिया के ऊपर उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है। अब जो सूरत हाल इस वक्त है वो कितनी ख़तरनाक है? देखेंगे, ये अनप्रेसिडेंटेड एक सूरत हाल है। अभी मैं कैनेडियन न्यूज़पेपर्स ग्लोबल मेल उसको देख रहा था, और उसको अगर आप वाशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स, जो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके साथ देखें तो इतनी जो सख्त लैंग्वेज मैंने नहीं देखी जो इंडिया के ख़िलाफ़ या कनाडा ने या किसी ऐसे मुल्क ने जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का हिस्सा है इस्तेमाल की हो। कनाडा हमें पता है कि ये एक अहम मुल्क है, और इनकी अमेरिका के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस हैं। सो मच हो कि इनकी जो नोरैड्स है और बहुत सी स्पेस कमांड्स वो ऑलमोस्ट एक ग्रिड पे काम करती हैं, इंक्लूडिंग इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि 4-5 ममालिक हैं जिसको 5 आइज़ कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है। गर्ज़े की ये तमाम अहम ममालिक जो हैं ये इनकी एक यकसुई है इस पे, और अमेरिका में भी इसके लिए जो वॉइसेस हैं वो बड़ी कंसर्न की आई हैं। हम देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की जो स्टेटमेंट थी उसने कहा कि क्रेडिबल एलिगेशंस, तो जब कोई क्रेडिबल एलिगेशन का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि दे हैव समथिंग, बिकॉज ये वाक़या तो हुआ है 18 जून को, और उसके बाद ये RCMP और CSIS
जो कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। लकीली मुझे इसलिए पता है कि मैं 1 साल अपने कोर्स के सिलसिले में कैनेडियन फोर्सेस के साथ वाबस्ता रहा और मुझे मालूम है कि वो कैसे काम करते हैं। वो बड़े केयरफुल अच्छा। और बहुत सर्कमस्पेक्ट उनका स्टाइल है काम करने का, और वो ऐसी कोई चीज़ उस वक्त तक तश्तुज़बान नहीं करते जब तक वो उसमें हकीकी सॉलिड टेंजिबल एविडेंस ना हो। तो द मियर फैक्ट कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट दी है और वो इस चीज़ को क्लियर बताती है कि इसमें कोई ना कोई क्रेडिबल एविडेंस है। अब उसके बाद जो हालात हैं, क्योंकि ये जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब इन्होंने ये ऐलान तो कर दिया, एक दूसरे के सफ़ीर वगैरह भी इन्होंने भिजवा दिए, लेकिन अमेरिका जो है जिसकी आपने बात की कि ये अमेरिका और कनाडा बड़े करीबी हैं, क्या इस तरह का भी सिलसिला है कि अमेरिका और कनाडा जो है उन्होंने मिलकर ये ऐलान करना था और फिर अमेरिका जो है वो थोड़ा सा पीछे हट गया, और अमेरिका का अब किस कदर इन्फ्लुएंस हो सकता है इस पूरे सिनेरियो के ऊपर? मेरा ख्याल है ये कनाडा का अपना ऐलान था, बिकॉज कैनेडियंस में एक बात आप याद रखें कि ये ऐसा मुल्क है जिसमें एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, जिसमें 7,70,000 सिख हैं, और ये दे ले अ ग्रेट स्टोर बाय मल्टी कल्चरिज्म, क्योंकि मल्टी कल्चरल एक कंट्री है, उसकी रिलायंस है, ह्यूमन राइट्स पे बहुत वैल्यू करता है, और यूएन का एक डॉक्ट्रिन है बड़ा मशहूर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये कैनेडियन इनिशिएटिव है। तो ये लोग तो इस अपने लोगों को उनकी लाइफ उनकी उस पर बहुत स्ट्रेस करते हैं। तो आई थिंक अमेरिका ने अगर इनको कोई मशवरा दिया भी हुआ कि इसको ब्रश अंडर द कारपेट करो या थोड़े सर्कमस्पेक्ट हो जाओ, तो उन्होंने डिसरिगार्ड करके अपने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी ये चीज़ कही है। तो अमेरिका अगर इस पे चाहेगा भी तो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि उसकी इंटरनल, लेकिन सर व्हाइट हाउस ने तो कनाडा के साथ देने का ऐलान किया है, मतलब व्हाइट हाउस ने तो ये कहा है कि भाई हम सपोर्ट करते हैं कैनेडियन एलिगेशंस को। जी डेफिनेटली, मैं अभी बॉब रे को सुन रहा था जो कैनेडियन वो हैं एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये आवर प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट हैव सेड दिस थिंग हैड ही नॉट हैड अ क्रेडिबल एविडेंस, जो बड़ा क्लियर उनका स्टांस है। बट वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इसको चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, और मज़ीद इस पे जब वो कास्ट आयरन प्रूफ आ जाएगा तो फिर अगला स्टेप है कि जी उसके बाद क्या किया जाए, वो ज़्यादा सीरियस चीज़ है, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल आइडेंटिफाई हो जाता है और जो एजेंट्स ऑफ द आगे क्या, तो कहाँ लेके जाना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसको जाके प्रोसिक्यूट करना है, उसको ICJ में लेके जाना है, जिस तक कोई कंट्री अगर दोनों एग्री करें, वरना ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का केस है, क्या इसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लेके जाना है, जनरल असेंबली में इसमें कैसे डिबेट होगा, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो जो बाइडन साहब की, उस पर इसका तो कोई जिक्र नहीं था, और वो अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि और बहुत से इश्यूज थे। तो मे बी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये इशू उठाना चाहिए इसमें, और ये एक सीरियस इशू है क्योंकि पाकिस्तान में भी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बरतानिया में भी सिख जो हैं वो मारे गए, इसी तरह कत्ल हुए, और कनाडा में भी कत्ल हुए, और मतलब यहाँ पे ये भी मेंशन करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ, भारत की कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है, वो यहाँ पर भी करता है, मतलब बॉर्डर से उनके बंदे पकड़े जाते हैं, ये दिस इज़ देयर रूटीन प्रैक्टिस, कुलभूषण है बिल्कुल। तो जो स्टांस इस पे कैनेडियन हुकूमत ने लिया, वो ना हमने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत ने लिया, और ना हमने देखा कि, हालांकि पाकिस्तान की तो इंडिया के साथ बड़ी हॉस्टिलिटी है, हमारे लिए तो बड़ा आसान है भारत पे इल्ज़ाम लगाना, या उनकी तरफ से भी बड़ा आसान है, हर चीज़ उधर पटाखा फोड़ते हैं तो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये स्टांस हमने भी नहीं देखा अपनी तरफ से भी, और यूके का भी नहीं देखा हमने, जो कनाडा ने लिया। इसको कैसे देखिए, उसमें एक चीज़ होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो रही होती हैं। हमें पता है कि डिसइन्फो लैब ने जो लास्ट ईयर हमें बताया था कि वो 60 कैंप्स हैं जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पे थे, और 120 जो ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो लगातार इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। मगर वो एक चीज़ ऐसी है जिस पे क्रेडिबल एविडेंस जो होता है, विच स्टैंड्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वो देना पड़ता है। उसकी वो नज़ाकतें होती हैं, कुछ हम डोजियर भी दे चुके हैं उन क्राइम्स का टू यूनाइटेड नेशंस, बट अभी ये इस अमर का मुतगाजी है कि हम मज़ीद इसमें जो हेल्प कर सकते हैं बाय वे ऑफ एडवोकेसी, बाय वे ऑफ जो पास्ट इनकी रही हैं एक्ट्स, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में भी आपको याद होगा कि लाहौर में एक इसी तरह सिख एक्टिविस्ट
खालिस्तान की जो मूवमेंट से वाबस्ता थे उनको कत्ल किया गया। कनाडा में लास्ट ईयर रापू धमान जो कि जिसको एक्यूज़ किया गया था एयर इंडिया बॉम्बिंग, तो उनको इसी तरह मारा गया ओपेक सर्कमस्टांसेस में। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि एक एविडेंस मेरे ख्याल है उनको मिला है और उस पर उन्होंने बड़ी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट किया है, और उसके बाद फिर जब अपनी गवर्नमेंट को वो अश्योर किया उन्होंने, तो दे केम अप विद दिस स्टेटमेंट। तो ये इंडिया पे अगर छोड़ दें तो वो तो एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पोटेमकिन अनरियलिटी पे बिलीव करने वाला मुल्क है। अब दिल्ली में जो उसने G20 कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जस्टिन ट्रूडो साहब ने ये मुद्दा उनके साथ उठाया, और सिर्फ उन्होंने किया बल्कि जो बाइडेन साहब उनकी स्टेटमेंट है कि उन्होंने भी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस वाक़े का जिक्र किया, मगर वो उन पर कोई जू नहीं रहेंगी। और वो तो एक अनरियल पिक्चर प्रोजेक्ट करने के उसमें थे मूड में। 1.5 लाख उन्होंने गरीब लोग वहाँ से डीपॉपुलेट किए और वो उनको रोज़गार से महरूम कर दिया उन दिनों में जिन दिनों G20 हो रही थी, और उसके साथ साथ वो तमाम बिल्कुल निशान मिटाए। एक अनरियल एनवायरनमेंट ऑफ टॉलरेंट प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी देते हैं जिसका पर्दा भी चाक हो गया। और आई थिंक लेकिन सर अगर हम इस तरह की बात करें कि दुनिया जो है उसमें चले, कनाडा ने तो ये आवाज़ उठा दी, अमेरिका बरतानिया चलो किसी हद तक तो वैसे तो मिल जाना चाहिए कनाडा के साथ डाल सकते हैं, लेकिन ये आगे कहाँ जाता हुआ नजर आता है? थोड़े दिन बाद ये खत्म हो जाएगी कहानी, क्योंकि यूएन में तो अभी कहा है कनाडा ने कि हम इसको उठाएंगे, लेकिन यूएन के बारे में हमें पता है यूएन किस तरीके से काम करती है, वो सिर्फ कह सकती है और कुछ कर तो नहीं सकती है। लेकिन कनाडा चूंकि नेटो का मुल्क है, अच्छा जंग भी नहीं कर देगा वहाँ से, वो इंडिया पे आकर कोई हमला कर दे, इस तरह भी ऑब्वियसली नहीं होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये आगे जाएगा कहाँ पर? ये थोड़े दिन बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी? देखिए उस पर डिपेंड करता है। अगर तो कैनेडियन गवर्नमेंट इसको बैकअप करती है विद मज़ीद एविडेंस और एक क्रेडिबल एविडेंस देती है और उसको अरेस्ट भी कर लेती है परपेट्रेटर्स को, तो उसके बाद तो बड़ा सीरियस हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि उसके बाद आप ये ले जा सकते हैं रेलेवेंट जो फोरम्स हैं इंटरनेशनल, वो अपनी डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन को भी इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर कंट्रीज जिनकी अपनी डोमेस्टिक लॉज के अंडर उसको कहते हैं यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन, सो दे कैन टेक अप एक्शन, दे कैन कैरी आउट ट्रायल्स जो उन क्रिमिनल्स के जो उनकी टेरिटरी पे सरजद हुए हों। जिस तरह के आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना, चिली जैसे ममालिक उन्होंने उसको इन्वोक किया है यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन को। वो कैनेडियंस के पास ये इंटरनेशनल लॉ के जो माहिरीन हैं वो बताएंगे कि वो उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए और मल्टीपल फोराज हैं, और अपनी जो डोमेस्टिक उनका है वो उसके अंडर भी उसको वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितनी शद्दोमत के साथ इस सिलसिले को जारी रखते हैं, कितना सीरियसली इसको लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये 7,70,000 खालिस्तान जो मूवमेंट से तो सारे वाबस्ता नहीं हैं, मगर वो एक ह्यूमन राइट जो एक सिख कम्युनिटी का मेंबर जो गुरुद्वारे का हेड था उसके कत्ल पे काफ़ी सिखों में तशवीश की लहर है, और वो एक इम्पॉर्टेंट इलेक्टोरेट है जिसमें 4 कैबिनेट के इसके मेंबर्स थे जस्टिन ट्रूडो के। तो आई थिंक ये ख़त्म नहीं होने वाला और इस पे इंडिया को मज़ीद एम्बैरेसमेंट होगी। ठीक है जी, थैंक यू करें, हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं स्किन की, और एक तो ये बड़ा अजीब सा मौसम है, स्किन और बालों दोनों का ही बुरा हाल है, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और जब मानसून होता है तो हमने ये देखा है कि भाई स्किन और बाल दोनों ही बड़े अजीब से हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक सीज़न जो पाकिस्तान में ज़्यादातर रहता है वो है सनी सीज़न, और सर्दियों में भी वो सन जो है अच्छा खासा हम पर चमकता है दमकता है, और गर्मियों में तो वो शदीद हमारी हालत गैर करता है। लेकिन उस सन की बड़ी ख़तरनाक शुआएँ हैं जो आपकी स्किन पर लगती हैं, और स्किन बीइंग द बिगेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, उसकी जो है हमें करनी है देखभाल। अब किस तरह से हमने उसको यूवी या जो भी हार्मफुल रेज हैं सन की उससे बचाना है, ये हमें बताएंगी डॉक्टर नौशीबा सलमान साहिबा जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। माय प्लेजर। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि स्किन के हवाले से अगर हम बात करें
तो एक तो वो सनस्क्रीन वाला है, उसको हम फिर कभी टच करेंगे, लेकिन एक वो है जो पिगमेंटेशन हो जाती है, और कुछ लोग उसको कहते हैं फ्रेकल्स हो गए, कुछ लोग कहते हैं भाई छाइयाँ पड़ गई हैं, वो खैर खवातीन में और रीजंस भी होंगे, आप हमें एक्सप्लेन करेंगी कि पिगमेंटेशन क्यों होती है? एक्चुअली पिगमेंटेशन, जिसको हम मेलास्मा बोलते हैं, कोलाज्मा बोलते हैं, और आम जबान में आम बंदा जो है वो हमारे पास आके कहता है कि मुझे छाइयाँ पड़ गई हैं। बहुत सारे ये भी कहते हैं कि कुछ दाग बन गए हुए हैं, इस तरह से। इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, जिसमें हम इंटरनल कॉजेज़ और एक्सटर्नल कॉजेज़ दोनों देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल देख लेते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में ऐसी क्या मैकेनिज्म, क्या फिनोमेना चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये हो सकता है। इसमें जो 4 बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम चेक करवाते हैं, सबसे पहले दैट इज़ गोइंग टू बी हीमोग्लोबिन, उसके बाद विटामिन B12 लेवल्स एंड देन विटामिन D3 लेवल्स। उसके बाद पाकिस्तान में क्योंकि फीमेल्स में थायराइड का इशू बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो हम थायराइड के टेस्ट भी कराते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये तो कुछ डेफिशिएंसीज हैं जिनका हमें पता चलेगा, तो हमें होंगी तो हमें स्किन ज़्यादा होने से नहीं ज़्यादा तो पाकिस्तान में कोई चांस ही नहीं है। आप जिसका चेक कराएंगे आप देखेंगे विटामिन D3 है ही नहीं है, कैल्शियम है ही नहीं है, और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होता है, एनीमिया बहुत प्रेवलेंट है। उसके बाद जो है वो थायराइड के इश्यूज यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और ये चारों चीज़ें एट अ टाइम कम होंगी या कोई नहीं, इट्स नॉट कॉमन कि चारों चीजें होंगी, बट दीज 4 शुड बी चेक्ड। ये आपके इनिशियल टेस्ट होने चाहिए जिसमें हमने एनालिसिस करते हुए ये देखना है कि स्किन पे ये चीज़ क्यों आ रही है, क्योंकि दिस कांट बी ऑलवेज सुपरफिशियल। मेलास्मा जो है या पिगमेंटेशन जो है वो सुपरफिशियल भी होती है, डीप भी होती है। उसके बाद हमने देखना होता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो उनके साइकिल्स हैं अगर वो इरेगुलर होंगे, या जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं अगर वो इरेगुलर होते हैं, तो उससे भी जो है वो ये हो सकता है। फिर ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे ओबेसिटी होगी, यानी कि जैसे जैसे आपका वेट गेन होता है, उसके साथ भी आपके जो आप समझ लें जो फैट सेल्स हैं उन्हीं के साथ आपके कलर बनाने वाले सेल्स भी बड़े होंगे या उनका नंबर भी इंक्रीज होगा, तब भी आपका कलर खराब हो सकता है। और उसके अलावा प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, बिकॉज हार्मोनल चेंज होता है और बॉडी अंडर स्ट्रेस आती है और डेफिशिएंसीज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समटाइम्स ये होता है कि एक औरत जो है उसके 3 साल में 3 बच्चे हो गए, तो आप बताएं कि उसके अंदर तो क्या क्या डेफिशिएंसी होगी और किस तरह से उसका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होगा, तो मेलास्मा होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। मेल्स में ऑब्वियसली जो पहले 4 टेस्ट हैं हम वही करवाते हैं, और मेल वैसे कोई इतना खास ध्यान भी नहीं देते हैं, और फीमेल तो फिर भी केयरलेस ज़्यादा होते हैं, कुछ ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं करते। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे जिनको हमने ज़रूर देखना होता है, इनको मिस नहीं करना चाहिए। ये तो इंटरनल फैक्टर्स हो गए ना, हम जो बात कर रहे थे शुरू में सूरज वाली, तो इसका मतलब सूरज का कोई लेना देना नहीं। अभी हम एक्सटर्नल पे आएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में नंबर 1 पे टॉप पे आ जाता है सनलाइट, नंबर 2 पे भी सनलाइट, नंबर 3 पे भी सनलाइट। उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसे फीमेल्स जो हैं वो अपने पूरे फेस को वैक्स करवाती हैं, थ्रेड करवाती हैं, ब्लीच बार बार किया जाता है, सैलून के फेशियल्स में भी ब्लीच डला हुआ होता है। बेशक वो कहते हैं कि नहीं है, बट उसमें डेफिनेटली होता है। फिर स्किन पॉलिशर एक चीज़ है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके स्किन का जो नॉर्मल बैरियर है उसको डिसरप्ट कर देती हैं। और इसमें लेजर का भी अमल दखल होता है? नॉट एट ऑल। लेजर इट गोज इनसाइड, वो आपकी स्किन को कुछ भी नहीं करता, वो तो अंदर जा रहा है और अपने टारगेट में जा रहा है। उसका टारगेट आपका हेयर फॉलिकल है, आपका मेलानोसाइट नहीं है, कलर बनाने वाला सेल नहीं है। तो हम तो पेशेंट्स को हमेशा यही कहते हैं कि प्लीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स में जितने अभी हमने बात की है उनको ज़रूर देखें। इसमें एक और चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स। जो लोग सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, आप देखेंगे उनका कलर कभी स्टेबल नहीं होगा। वो बैठे बैठे येलो हो जाएंगे, बैठे बैठे उनकी स्किन रेड हो जाएगी, और उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं स्किन में जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, दे आर परमानेंट, दे स्टे देयर। और आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हो सकते हैं उनको यूज़ करने के बाद, आपको मेलास्मा या छाइयाँ या फ्रैकल्स या फिर पिगमेंटेशन हो सकती है, अनइवन टोन हो सकती है, इवन आपके ओपन पोर्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ स्किन सैग कर सकती है। एंड आयरॉनिकली हम इतना मना करते हैं, बट आपको मैं बताऊं मेल फीमेल दोनों लगा रहे होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने, क्योंकि मेरा है डार्क सर्कल्स का मसला, तो उस पर मैंने बड़ी रिसर्च की है और उसमें मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए, बाहर के प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए हैं।
बहुत सारी, ज़ाहिर है जब आप बहुत सारी क्रीम्स देख रहे होते हैं तो उनमें आपको रेंज नज़र आती है, कोई विटामिन सी का प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है, और बाहर की बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि महंगी भी बड़ी होंगी, कोई जर्मन प्रोडक्ट है, कोई अमेरिकन है, कोई फ्रेंच है, ये बड़ी बड़ी, और उन सब पे इंटरेस्टिंगली ये चीज़ लिखी हुई है ब्राइटनिंग, वाइटनिंग नहीं वो वर्ड यूज़ करते, वो लिखते हैं ब्राइटनिंग, रेडियंस। तो वो कह वही रहे हैं वो भी कि भाई क्या उनके स्किन टाइप्स और हैं और हमारे स्किन टाइप्स और हैं। आप अगर कलर वाइज देखेंगे तब भी हमारी स्किन टाइप और है, अगर आप टेक्सचर वाइज देखेंगे तब भी हमारी स्किन टाइप और है। वो चीज़ें उनके स्किन के ऊपर चेक करके उनके लिए बनाई गई हैं, हमारे लिए नहीं बनाई गई हैं। अब इसमें एक डिफरेंस है, उनको ना तो कोई वाइटनिंग चाहिए और उनको ना ही कोई ब्राइटनिंग चाहिए, उनको तो एक सोल्यूशन चाहिए बिकॉज दे लाइक द टैन। और यहाँ पे हर किसी को वाइटनिंग चाहिए। आपने नाम सुना होगा, कोई ब्राइटनिंग की बात नहीं करता, कोई इवन टोन की बात नहीं करता, कोई किसी चीज़ की बात नहीं करता, उसको कुछ नज़र ही नहीं आता, वो कहते हैं बस मुझे आप गोरा कर दें। देखिए, आप नेचुरली जिस किस्म की स्किन टाइप अल्लाह ने आपकी बनाई है, आप उसको अच्छा रखेंगे, आप उसको अच्छा रख के चलेंगे। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उस स्किन टाइप के लिए बनाया गया था, आपने ले लिया और आपके लिए भी वैसे ही वर्क करेगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप अपने मनी को राइट प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो ही काम होगा। जो डार्क सर्कल्स हैं उसके ऊपर तो एक ये जा रही थी कि उनको ये रेडियंस और ब्राइटनिंग से क्या काम? उनको तो रेडियंस ही चाहिए ना। उनकी तो स्किन टाइप ऐसी होती है कि कलर तो फेयर है, तो उनको फेयरनेस तो नहीं चाहिए, उनको वाइटनिंग तो नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए कि यहाँ पे जो हेलो आइज हैं या यहाँ पे जो हमारे वेसल्स का कलर आता है, ह्यू आता है, उसको ख़त्म करने के लिए जैसे आप कंसीलर यूज़ करते हैं इन मेकअप, उसी तरह से आप ब्राइटनिंग का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। दैट ब्राइटनिंग इज़ नॉट वाइटनिंग, दैट इज़ ओनली ब्राइटनिंग। और फेस के ऊपर उनको वाइटनिंग चाहिए ही नहीं है, तो फिर उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ वाइटनिंग चाहिए। जी, इसलिए कि अजीब एक मामला है। हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे सवाल सुन लेते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा जी। सुमेरा, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी जी फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी बंद कर दें बिल्कुल। जी, हमारा टीवी जी बोले, बताइए क्या सवाल है? जी, मैंने ना डॉक्टर ये पूछना था कि मेरे ना मुंह पे छाइयाँ और दाने भी होने लगे। ठीक है, छाइयाँ और दाने होने लग गए। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी एज क्या है? हमारी एज 28 साल है। सॉरी, 27 27 ईयर्स ओल्ड हैं। आप मैरिड हैं? हाँ जी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आपको छाइयाँ जो हैं वो प्रेगनेंसीज के बाद हुई हैं या प्रेगनेंसी में हुई हैं? मैं प्रेगनेंसी के बाद ही हुई। अच्छा, ठीक है। एक तो आपने सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, और दूसरी चीज़ अभी मैंने कुछ टेस्ट बताए थे आपके केस में, तो वो मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, आपने ज़रूर कराना है। आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, विटामिन B12 के लेवल्स चेक करवाएं और विटामिन D3 के, बस ये 3 टेस्ट करवा लें। और आप खुद भी उनको रीड कर सकते हैं और किसी भी आप GP के पास जा सकते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, और अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है तो वो आपके टेस्ट देख के आपको खाने वाली मेडिसिन देगा, सप्लीमेंट्स देगा, जिससे आपकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। ऊपर से यूज़ करने के लिए सन ब्लॉक तो मस्ट है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट को कह देते हैं तो वो एक दफ़ा सुबह लगाता है, उसके बाद यूज़ ही नहीं करता, बट आपको यूज़ करना है। रिपीट करना इट डिपेंड्स ऑन दी SPF और आपकी जो एक्टिविटी है। समटाइम्स ये होता है कि आपकी आउटडोर एक्टिविटी है तो हम आपको कहते हैं कि आप एटलीस्ट 50 SPF और उसके ऊपर प्लस के एटलीस्ट 2 साइंस डले हुए हो। अच्छा। आप उसको 4 आवर्ली रिपीट करें। लेकिन अगर आप इंडोर्स हैं तो आप 5 आवर्ली रिपीट कर सकते हैं। बट जब भी आप अपना सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लें तो आप कोशिश करें कि 50 SPF ज़रूर हो और उसके ऊपर एटलीस्ट 2+ के साइंस हो। 3 हो तो क्या बात है, लेकिन 2 तो एटलीस्ट ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर नशीबा, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अभी नहीं कहेंगे हम, अभी हम लेंगे वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और आपसे मजीद बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है आपसे। मिलते हैं ब्रेक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद फिल्म आने वाली है जी। उसका नाम है 13 मेरा नहीं, 13 नंबर 1313 ये फिल्म आने वाली है। और इस फिल्म के एक लीड एक्टर और डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, सलीम मेराज साहब। आपने देखा है उनको, पाकिस्तान में जबरदस्त अदाकार, वर्सेटिलिटी में भी इनका कोई सानी नहीं है, और क्या ये एक्टिंग करते हैं, बैड कैरेक्टर्स करने हो तो भी, और मासूमियत भरे
मतलब हर किस्म का कैरेक्टर इन्होंने भी किया हुआ है। और नबील साहब जो डायरेक्टर है वो भी मौजूद हैं, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले मेरे ख्याल है सलीम साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने ये जो फिल्म है 13, ये इस फिल्म के बारे में बताएं, ये क्या फिल्म है, क्या चाहती है ये फिल्म? 13 का मौजू ज़्यादा डिटेल में तो नबील बताएंगे। सही। मर्डर मिस्ट्री कह लें, एक्शन कह लें, इमोशनल कह लें, जज्बात कह लें, सारी चीज़ें हैं उसमें। और बेसिकली बुनियादी तौर पर मर्डर मिस्ट्री है और अच्छी सी छोटी सी अच्छी सी कहानी है और डेप्थ भी है और जज्बात बहुत है उस कहानी में। बस मैं सादे लफ्ज़ों में कह दूँ कि जज्बात बहुत है, जज्बात की कहानी है। ठीक है, ठीक है। तो डिटेल में हम फिर नबील साहब से पूछते हैं इस फिल्म के बारे में, लेकिन सलीम साहब आप अपना जो इस फिल्म में किरदार है उसके बारे में फिर हमें बताएं कि आप किस चीज़ को, किस किरदार को निभा रहे हैं। अच्छा जी, फिल्म की टाइटल 13, नबील डायरेक्टर, और कहानी जैसे हमने ट्रेलर में थोड़ी सी रिवील कर दी है। और 13 का हिस्सा और जो भी मर्डर हो रहे हैं जो है वो टीपू भाई एक रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, जो मेरे हिसाब से फिल्म का बैकबोन है। और मैं एक पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा कर रहा हूँ। और आप इसको वो जो कहते हैं क्या कैट एंड माउस भी कह सकते हैं और चोर पुलिस भी कह सकते हैं। और एक दूसरे के पीछे जो तलाश का आंसर है वो भी कह सकते हैं। बस ये है कि खोज कह सकते हैं किसी चीज़ को ढूंढने की, जो कहानी को सॉल्व करने का सिलसिला है, ये इसका बेसिक स्लॉट है। सही। तो आप इस फिल्म से कनेक्ट कैसे हुए और किस तरीके से, मतलब आपने फैसला कैसे किया कि ये फिल्म करनी चाहिए? व्हाट अट्रैक्टेड यू? ऑफ़र मुझे बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, जैसे दूसरे कामों की मुझे ऑफ़र होती है, इसकी भी ऑफ़र मुझे वैसी ही हुई थी। और मैं कास्ट क्यों हुआ या मैंने ये फिल्म क्यों साइन की, उसका फार्मूला मेरा बहुत सीधा है, जो कि अब तक कह चुका हूँ। मुझे सिर्फ कहानी से मतलब होता है। ड्रामे या फिल्म की अगर कहानी मुझे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सुनाते हैं और उसके बाद मुझे वो दिल को लगती है और उसमें अपने किरदार को मैं देखता हूँ कि उसकी कहीं एग्जिस्टेंस है, वो कहीं स्टैंड कर रहा है उस कहानी में, तो मैं वो प्रोजेक्ट साइन कर लेता हूँ। और इस फिल्म के साथ भी ऐसे ही था। जब मुझे मेरा किरदार सुनाया था नबील ने, तो मुझे लगा था कि हाँ, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। और जब हमने उसको शूट किया तो हमने उसको रिकॉर्डिंग की फिल्म की, तो उसे जो मेरी जो ख्वाहिशात थी, जो उम्मीदें थी, वो उससे बढ़कर कोई मैंने इंजॉय किया इस किरदार को, बाकायदा इंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नबील, आप एज डायरेक्टर इस फिल्म में लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर देखें, जो इसमें मैसेज है ना, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये एक क्राइम थ्रिलर, एक सस्पेंस थ्रिलर है। तो वो मैसेज मैंने अगर अभी से बता दिया ना तो आपका सस्पेंस ही ख़राब हो जाना है। बट हाँ, एक छोटा सा इसमें मैसेज है जो कि बड़ा कॉमन मैसेज है, जो बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। वो ये है कि बुराई का अंजाम बुराई है और अच्छाई का अंजाम अच्छाई है, और बुराई पे हमेशा अच्छाई जीतती है, जो कि एक बड़ी कॉमन बात है। सही। तो यही हमने यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की सही। लेकिन जैसे एक डायरेक्टर फिल्म को कंसीव करता है, तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर एंड तक जो कुछ आपने सोचा था वैसा डिलीवर कर पाए आप? सर देखें, इसमें या किसी भी क्रिएटिव काम में ना 100% कभी भी नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने लास्ट ईयर शूट की थी, हम हमेशा सीखते रहते हैं, सीखने का मराइल हमारा चलते रहते हैं। तो पिछले साल तक हमें लगता था हाँ बहुत अच्छा हुआ है, फिर इस साल हमने थोड़ा बहुत शायद काम और सीख लिया, तो अब हम बैठ के सोचते हैं हम शायद इसको और बेहतर कर सकते थे, और फिर हम अगले साल इसको देखेंगे तो फिर हम कहेंगे शायद और बेहतर कर सकते हो। 100% तो कभी भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जितना और जैसा चाहता था मैं इसको ऑलमोस्ट मैंने वैसा ही किया, बहुत करीब करीब वैसा ही किया इसको। अच्छा सलीम साहब, आप जाहिर है थिएटर ड्रामाज से आपका आगाज हुआ, वहाँ पर आपने बड़ा लोहा अपना मनवाया और फिर आप मूवीज की तरफ आए। ये कैसी हो रही आपकी ट्रांजिशन? मैं इत्तेफाक से अदाकार बन गया थिएटर के, कुछ थिएटर के लोग मिल गए मुझे, सानिया सईद, शाहिद शफाक,
शीमा किरमानी, मंसूर सईद, खालिद अहमद, इनके साथ मैं थिएटर करता रहा एक लंबे अरसे तक। फिर टीवी की प्रोडक्शन शुरू हुई, प्राइवेट प्रोडक्शन, तो टीवी वालों ने बुलाना शुरू कर दिया, तो उनके साथ काम करने लग गया। फिर मैं थिएटर छोड़ दिया, फिर इत्तेफाक से फिल्म बनने लग गई। तो मेरी खुशनसीबी है कि जो फिल्म बनती हैं उसका भी मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी फिल्म में हिस्सा होता है मेरा एक्टिंग के हवाले से। तो आप एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, वेब सीरीज़ कह लें या होटल का काम, वो भी करता हूँ मैं। लेकिन सारे डिपार्टमेंट में एक्टिंग का ना बड़ा थोड़ा सा अलग होता है। टीवी की एक्टिंग को आपको सीखनी पड़ती है, फिल्म की एक्टिंग भी आपको सीखनी पड़ती है, थिएटर की एक्टिंग भी आपको सीखनी पड़ती है। लेकिन तीनों फॉर्मेट के मुझे लगता है कि तरीक़ेकार थोड़े से अलग हैं। जो चीज़ आप थिएटर में करते हैं वो आप टीवी पे नहीं कर सकते, जो टीवी में करते हैं वो फिल्म पे नहीं कर सकते। वो सीखना, उसकी ट्रेनिंग आपको खुद अचीव करनी पड़ती है, खुद आपको देखना पड़ता है। तो अब मैं काम किए जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी हद तक बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए लोग रिव्यू करते हैं और मुझसे अदाकारी करवाते हैं और मैं करता हूँ अदाकारी, और मैं इंजॉय करता हूँ, टीवी हो, फिल्म हो या थिएटर हो, एक्टिंग हो। सही। तो आप जब अपने ड्रामे या फिल्में देखते हैं तो दिल में आप क्या करते हैं? अपनी तारीफ करते हैं या आप अपनी खामियां निकाल रहे होते हैं? मैं खामियां निकालता हूँ, मतलब, और मुझे लगता है कि जो भी क्रिएटिव काम होता है उसमें आपको लगता है कि कमी रह गई है, और अगर थोड़ा सा गुजर जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कमी रह जाती है। और आप जितनी ईमानदारी से भी काम कर लें उसके बाद आप क्या। अच्छा, हमें आवाज़ नहीं आ रही सलीम साहब, आपको हम रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निकल कुछ ज़रा चीज़ों को, खामियों को हम भी दूर करते हैं और वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फिल्म 13 की कास्ट हमारे साथ मौजूद है और उनके डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नबील साहब, ये बताएं कि सेट का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा? मैंने तो सर पूरी की पूरी फिल्म को प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन को, क्योंकि मेरा बेबी था, मैंने तो हर मोमेंट को एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सही। शूट पे भी हम लोग हमने एक अच्छा माहौल बना के रखा हुआ था, हमारा हंसी मजाक बहुत चलता था। अभी इनफैक्ट सलीम भाई और मैं यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुछ BTS के वीडियोस हमारे पड़े हुए थे शूट के प्रोसेस के, हम वो देख रहे थे और हंस रहे थे। अच्छा। और बड़े सबके साथ एक एक किस्सा, तो अगर वैसे हम डिटेल्स में जाएंगे तो सभी के साथ कुछ ना कुछ निकल आएगा। के साथ मज़ा आया, लेकिन अदनान शाह टीपू जिस फ्लोर पे हो, जहाँ हो, तो फिर वहाँ आदमी, उनकी कंपनी इतनी अच्छी है कि आप बोर हो नहीं सकते, एंजॉय करते हैं। बड़े फन लविंग पर्सनालिटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सलीम साहब, आजकल वेब सीरीज़ बड़ी मकबूल हो रही हैं, तो आपके ख्याल में फ़र्क क्या है, मतलब दोनों मीडियम्स में, और दोनों में से आप ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? मुझे अब वेब सीरीज़ में काम करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा। थोड़ा सा ग्राउंड खुला होता है उसमें, आपके पास इंटरनेशनली आप उसको सही तरीके से कर सकते हो परफॉर्म। और टीवी की एक्टिंग बहुत मज़े की। मुझे ना कोई मुझसे पूछे कि फिल्म या टीवी या क्या, तो मैं कहता हूँ अगर बुरी फिल्म करनी है ना तो उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे से स्क्रिप्ट का टीवी का ड्रामा करना। मैं तो अभी भी बिल्कुल फिल्म करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मिले टीवी का, अच्छा ड्रामा, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा चैनल, तो मैं उसको करने को तरजीह दूँ। सही। अच्छा, चूँकि आपकी ज़ाहिर है शोहरत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, तो ये जो लोग कहते हैं कि जी इक़्तिदार जो है वो इंसान को तब्दील नहीं करता बल्कि उसका असल चेहरा सामने लेकर आता है, तो शोहरत के लिए भी हम ये कह सकते हैं? जी जी जी, बदल जाता है, वाज़ेह हो जाता है, पता चल जाता है, बेनकाब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वही जगह ऐसी होती है कि जहाँ आपने जो अच्छी बातें आप सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे शेयर करते हैं, वो बातें आपको आम जिंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, जो हम नहीं करते हैं। तो आपको इंसान बन के रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए, जो कि मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि आपका ज़मीन रुख नहीं रहता। मैं तो ऐसे ही रहता है। मैं अगर 20 साल से काम कर रहा हूँ
तो मैं आज भी वैसे ही शूटिंग पे जाता हूँ जैसे 20 साल पहले जाता था। मुझे अगर पता भी हो कि मैं जल्दी जा रहा हूँ, वक्त पे जा रहा हूँ, तब भी मैं वक्त पे ही जाता हूँ। और बाकी चीज़ों में भी मैं इसी तरह करता हूँ कि यार ये नहीं कि मैं सीनियर हो गया हूँ या अगर मैं लेट आऊँगा तो मुझे नबील रहमान लुत्फ़ी कुछ कहेंगे नहीं, तो उसके बावजूद मैं वक्त की पाबंदी का ख्याल रख के बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ अपने इस प्रोफेशन की, बहुत रिस्पेक्ट। सही। और नबील साहब, फाइनली एज परफॉर्मर्स आपने अपने एक्टर्स में क्या क्या स्पेशल क्वालिटी फील की, जरा ये बताइएगा ना। सलीम साहब, टीपू, इफ्रा वगैरह, वहाज, ये सब जो आपके किरदार थे, क्या आपने स्पेशल क्वालिटी देखी? सर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं सलीम भाई की क्वालिटी, जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जितने भी दिन हमारा शूट हुआ ये एक दिन भी लेट नहीं हुए। इन्होंने हमारा ऐसा भी हुआ है कि हमारा 18 घंटे स्ट्रेट शूट चला है और मुझे अपनी आंखों से नज़र आ रहा था कि थकन इनके चेहरे पे आ चुकी है, इनकी आंखें नींद से लाल हो रही हैं, लेकिन कभी इन्होंने मुझे ये पूछा तक नहीं मुझसे कि यार 16 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, मैं थक गया, कब पैकअप होगा, कब घर चला जाऊं। कभी नहीं, जब तक पैकअप की आवाज़ ना आए ये काम करते रहे। इनका एनर्जी लेवल और इनकी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत बहुत कमाल का है। तो मेरा इनके साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा। टीपू भाई की अगर बात करूं तो टीपू भाई एक बहुत बहुत अच्छे इंसान है। सेट पे जब वो देखते हैं कि कोई बंदा डाउन हो रहा है तो बजाय इसके कि वो कुछ करें, वो उसको पम्प करने पहुंच जाते हैं और सबको अच्छे से रखते हैं, खुश रखते हैं। प्लस टीपू भाई की एक और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर वो कोई एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो उनको बहुत अच्छी लग रही है लेकिन उनके डायरेक्टर को अगर वो नहीं समझ में आ रही तो वो 100 दफ़ा उसका रीटेक देंगे और एक दफ़ा भी उनके माथे पे शिकन नहीं आएगी। भाई वाह तो वाह वाह, बहुत प्यारी बात है ये उनके अंदर। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलीम मेराज साहब और नबील रहमान साहब, आप दोनों का ये वेंचर है बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें दो और लोग भी हैं, हाँ। दो और किरदार भी हैं, हीरो हीरोइन इफ्रा और वहाज, उनसे भी बात करते हैं जी। सबसे पहले इफ्रा की तरफ चलते हैं। इफ्रा, थोड़ा सा अगर आप अपने हमारे नाजरीन को अपने एक्टिंग बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता सकें। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर इन दिस इंडस्ट्री एज एन थिएटर आर्टिस्ट और मैंने काफ़ी सारा थिएटर किया है। उसके बाद जो है वो कमर्शियल्स, ड्रामा, और ये मेरी एज अ मेन लीड ये मेरी डेब्यू फिल्म है। इससे पहले मैं जावेद इकबाल कर चुकी हूँ लेकिन ये मेरी डेब्यू फिल्म है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और वहाज, आप ज़रा कुछ अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा अगर दे सकें हमारे नाजरीन को, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म का? मुझे ये मूवी ऐसे मिली कि जो डायरेक्टर हैं वो मुझे बहुत पहले से जानते थे। पहले मैंने कुछ काम किए हैं ड्रामास के अंदर और कमर्शियल्स के अंदर, और फिर मैं दुबई के अंदर अपनी एड एजेंसी रन कर रहा था। फिर जो है मुझे अप्रोच किया गया डायरेक्टर नबील रहमान लुत्फ़ी की तरफ से, और उनको शायद मेरे अंदर कोई टैलेंट छुपा हुआ नज़र आया तो उन्होंने जैसे जैसे करके मुझसे बाहर निकलवा लिया। एंड द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और इतने आप जो है नामी ग्रामी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक आई एम द मोस्ट जूनियर और मुझसे सब सीनियर ही, और मुझे सीखने को भी मिला डेफिनेटली, एंड इट वाज गुड। सही सही। अच्छा, तो वहाज, आप अपने इस फिल्म में किरदार के बारे में ज़रा बताएं। अपना किरदार आपका क्या है, किस तरह से आपने इस रोल को अदा किया? अच्छा, इस जो मूवी के अंदर मेरा किरदार है वो एक पुलिस ऑफिसर का है, और मैं और जो तकी अहमद हैं हम दोनों साथ में हैं और साथ में कुलीग्स हैं। और बेसिकली हम लोग जो सिंध पुलिस का जो भी किरदार होता है हमारा वही किरदार है, हम वही पोर्ट्रे किया हमने कि वो हाँ जो भी सिंध पुलिस की वर्किंग होती है किस तरीके से होती है। और हम दोनों सिंध पुलिस के हैं, और जो इफ्रा और जो सलीम मेराज हैं वो लाइक इन्वेस्टिगेशन जैसे CIA होता है इस तरीके से। अच्छा। तो उसके अंदर यही है कि चेस सीक्वेंस है, सिंध पुलिस अपने हिसाब से कर रही है और सही है। जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इस तरीके की आपको एक जो है वो देखने को मिलेगा कि दोनों का अपना अपना तरीका है इन्वेस्टिगेशंस का, और आपस में फिर कहीं ना कहीं जो एक केमिस्ट्री आपको नजर आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था वैसे। सिंध पुलिस का जो किरदार होता है वही हमारा किरदार है, वही अभी आप पर मुनहसर है, आप उस किरदार को कैसे समझे। इफ्रा, आपका क्या किरदार है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। अच्छा जी, मेरा जो कैरेक्टर है वो स्पेशल कॉप का है और मैं सलीम भाई के साथ हूँ और इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो ये ओवरऑल मेरा कैरेक्टर है। अच्छा। फिल्म के अंदर। सही है। अच्छा, आपके साथ तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये फिल्म की ये कहानी है, क्योंकि आपके हस्बैंड इसके डायरेक्टर हैं और आपने उनको कायल किया या उन्होंने आपको कायल किया इस फिल्म के लिए?
सबसे पहली बात तो ये कि इस खूबसूरत रिश्ते में बंधे हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है नबील के साथ और आज तक हमने साथ काम नहीं किया है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड आई एम सो थ्रिल्ड, आई एम सो एक्साइटेड. ना मैंने उनको कायल किया ना उन्होंने मुझे इसके ऊपर कायल किया. उन्होंने कहा आइए जी आप भी लाइन में लगें और ऑडिशन दें. सो ही इज़ यू नो अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन. मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद उनको लगा कि हाँ, जैसे काफ़ी सारे इसमें 2 किरदार 3 किरदार ऐसे थे जो नबील ने बड़ा सोच के लिखे कि मुझे इन्हीं लोगों से करवाने हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा कैरेक्टर जो है वो डिसाइड ही नहीं था. वो मतलब अभी सर्च में थे कि एग्जैक्टली जो वो चाहते हैं उनको वो चीज़ मिले. तो ऑडिशन के बाद उनको लगा कि हाँ, मेरी एक्टिंग ने और मेरे स्किल्स ने उनको कायल किया. बिल्कुल भी इसलिए नहीं कि मैं उनकी बेगम हूँ. तो अगर कभी काम मतलब सेट पर इस तरह हुआ कि आपने उनको डांट दिया हो किसी चीज़ पर या उन्होंने आपको डांटा हो? देखें वही मैं आपको एक बात बताऊं कि बिटवीन अस इट्स वेरी क्लियर दैट देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल. तो मियाँ बीवी जो हैं वो हम घर पर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जब हम सेट पे आ जाते हैं तो वो डायरेक्टर और एक्टर वाला जो है बड़ा प्रोफेशनल रिलेशन हम शेयर करते हैं. एंड ऑफ कोर्स मुझे डांटे पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, मतलब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ. मैं आपको बड़े एक मज़े का किस्सा सुनाती हूँ. एक छोटा सा सीक्वेंस था जिसमें बस मुझे थैंक यू करके पेपर लेके जाना था. तो वो कोई 2 दफ़ा जो है वो गलत हो गया. तो डायरेक्टर साहब तो अब चीख पड़े, आपको नजर नहीं आ रही हैं सीढ़ियाँ, आपसे सीढ़ियाँ नहीं उतरी जा रही हैं. जब बहुत सारा गुस्सा किया तो उनको पैकअप के टाइम रियलाइज हुआ कि ओहो मुझे तो घर भी जाना है. ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इफ्रा और वहाज आप दोनों का भी. और देखते हैं अब ये फिल्म जब सारे लोग मिलकर देखेंगे तो फिर उनको क्या मैसेजेस मिलते हैं इस फिल्म में और उनके लिए क्या मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं. थैंक यू जी. इस पूरी फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर का हम शुक्रिया अदा करेंगे. नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिए. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात में ज़्यादा वक्त तो नहीं रह गया और इसीलिए तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हो चुकी हैं. एक तरफ मरियम नवाज साहिबाएँ पंजाब में अपनी पार्टी के अहदेदारों से मुलाकातें कर रही हैं, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी भी धुआंधार बयानात दे रहे हैं. काफ़ी दिनों से वो शिकवा कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही. फिर उन्होंने वजाहत की कि उनका शिकवा नून लीग से था और अब मामले में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ जरदारी साहब को दिया गया है. बिलावल भुट्टो साहब के मुतालिक ये तासुर बड़ा आम होता जा रहा है कि आसिफ साहब जरदारी साहब और उनको जो है वो खुलकर सियासत नहीं करने दे रहे. और फिर ये खुर्शीद शाह साहब ने भी इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो के हाथ बांधे हुए हैं और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम 80 की दहाई में वापस चले जाएंगे. तो अब ये सूरत हाल जो है इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब फरजमान कायरा साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए. सबसे पहले तो आपसे भी हम इसी पे एक कमेंट चाहेंगे कि ये जो दोनों वालिद और साहिबजादे के दरमियान ये जो मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं सियासत की, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ. आपको क्या लगता है जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि अगर उनके हाथ ना बांधे गए तो हम 80 की दहाई में वापस चले जाएंगे, ऐसा क्या कर देना है बिलावल भुट्टो साहब ने? अभी तो वो आए हैं, वो जरा अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, अपने हिसाब से खेलने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपका क्या इस पे टेक है? आपको क्या लगता है ऐसा वो क्या करने चले थे कि जिस पे अगर हाथ ना बांधे जाते तो वो वापस हमें ले जाते 80 की दहाई में? आपने 80 की दहाई देखी नहीं. 80 की दहाई जो पाकिस्तान के अंदर थी, मैंने सर देखना भी नहीं चाहती. बहुत थी. नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि वो आपने अमला नहीं देखी, बाकी पढ़े लिखे लोग हैं आप, आपने यकीनन उस तरह देखी. बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. बिल्कुल तो गुजारिश ये है कि 80 की दहाई पाकिस्तान के अंदर 2 हवालों से बड़ी खौफनाक है. एक, इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था. पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो जंग थी उसके अंदर मुलव्वस किया गया और ज़ियाउल हक के हाथों पाकिस्तान की सियासत का रहा सहा जनाजा निकालने की कोशिश की गई कि गैर सियासी गैर जमाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया. जमातों को खरीद के एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश भरपूर तरीके से, और लड़ाइयाँ होती रही. हम एक दूसरे से लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम वाली सूरत हाल का शिकार रहे. वो पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ी खतरनाक थी.
और उसका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वो एक स्टेट पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किए गए। उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि हम माजी के उन तल्ख तजर्बों से निकल के सीख के, जब सभी ने उसकी सजाएं पा ली, रियासत को भी सजा मिली, सियासी जमातों को भी मिली, इदारों को भी मिली, जब रियासत को सजा मिलती है तो सभी उसके इफेक्टिव हो। सबक सीख के मोहतरमा अच्छा, अब इसमें एक आगाज किया कि दुश्मनियां खत्म करके तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और कहा कि दुनिया में कोऑपरेशन, इख्तिलाफ राय रखिए रवैया है कि हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ नहीं, दुश्मन है, उस रवैये का शिकार ना हो। और उसके नतीजे में उन्होंने जो बेसिक असूल तय किए मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके, मियां साहब उसके सेक्रेटरी बने, बाकी जमातें सेक्रेटरी बनी, तो आज पाकिस्तान में उससे कुछ ठहराव आया था। अनफॉर्चुनेटली हमने उस प्रोसेस को चलने प्रॉपरली नहीं दिया, फिर उथल पुथल बहुत तरह होती रही। अगर उस रूह को जारी रखते तो आज पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ चुकी होती। वो शायद इस रेफरेंस में था। तो आपको लगता है कायरा साहब वही रूह जो है उस चीज़ की दोबारा जो है वो सियासत में फूंकने की कोशिश की जा रही है और उसी रविश पर के सब मिलकर बैठें? क्योंकि एक शख्सियत के बयानात बड़े आ रहे हैं इस किस्म के, मोहम्मद अली दुरानी साहब के, आई एम श्योर आपने भी सुने होंगे, वो मियां साहब को भी ये मशवरे दे रहे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली मशवरे दे रहे हैं या वो कुछ बता रहे हैं कि भाई मियां साहब जब वापस आएंगे उनको चाहिए कि वो सबको बिठाएं, लेकर चलें और सब बैठें, आपस में तय करें, सियासतदान आपस में बैठें, मसाइल हल करें, ये वो। तो वो बैठने की, डायलॉग की कुछ बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, डायलॉग तो हम भी कह रहे हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले जरदारी साहब ने कहा इमरान खान साहब को, इमरान की गवर्नमेंट आई खान साहब की, तो उस वक्त उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, हमारी सारी लीडरशिप का ये व्यू था कि पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर हैं, और ये 2018 की बात है, इतने गंभीर हैं कि इसको कोई एक जमात सारा कुछ मसला हल नहीं कर सकती। तलखियां इतनी हैं, तो अपनी अपनी जगह बैठ के, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बने, अपनी अपनी जगह बैठ के अपोजिशन और हुकूमत में रहते हुए आप पाकिस्तान के लिए ये बेहतर सोच सकते हैं इकट्ठे बैठ। लेकिन हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली रवैया जो है, जो हमारी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स का भी रहा है और मुलायत का भी रवैया यही होता है कि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं, मेरे पास जो सच है किसी और के पास नहीं, और इसी को हमने इम्पोज करना है। ये जो रवैया हमारी सियासत में नजर आया, हम इज्तिमाई दानिश और शऊर, जो कि हमारा समाज का भी लेसन है, दुनिया का, और हमारे मजहब की तो तबलीग भी यही है कि आप शुराइयत के जरिए आगे बढ़िए, उसको छोड़ बैठे और हर फर्द बादशाह के मिजाज में आ गया, ये बर्बादी की अलामत बना हुआ है। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुशावरती अमल, डायलॉग का प्रोसेस होगा, आगे बढ़ने का रास्ता उसी से पैदा होना है, कोई अक्ल खुल नहीं है। और इस मुल्क के गंभीर मसाइल का हल यकीनन इज्तिमाई दानिश से निकल सकता है। उसमें सियासी जमातें भी हैं, इदारे भी हैं, सबको इकट्ठा एक दफा बैठना होगा, तभी हम आगे बढ़ने के रास्ते पैदा कर पाएंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आज फिर एक सीओडी की जरूरत है, और बिलावल साहब जो है वो थोड़ा सा, हाँ, सीओडी की ज़रूरत है, लेकिन क्या, चूंकि वो जो हाथ बांधने वाली बात है, वो हाथ बांधने वाली बात इसलिए की गई है कि बिलावल साहब थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे थे और उनको थोड़ा रोका है कि जी आप ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, वरना फिर ये सीओडी वाले मामलात या मिल बैठने वाले मामलात नहीं हो पाएंगे। क्या मैं सही समझ रहा हूँ इस चीज़? आप जरा गौर कीजिए, इमरान खान साहब 9 मई से पहले, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही थे ना जिन्होंने हुकूमत में रहते हुए ये कहा कि इमरान से डायलॉग होना चाहिए, सियासी जमातों के अंदर डायलॉग होना चाहिए। जब पार्लियामान और अदलिया आमने सामने थे, जब सियासी जमातें और खासतौर पे इमरान खान और फौज आपस में, फौज के ऊपर हमला आवर थे, इमरान खान इलेक्शन कमीशन पे हमला आवर थे, उस वक्त जो तलखी और तनाव बढ़ गया था, तो बिलावल साहब ने शुरू किया था ना वो डायलॉग का प्रोसेस। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जमात को राजी किया, हमने बड़ी मुश्किल से अपने इत्तेहादियों को राजी किया, फिर आपको याद है अदालत उसमें दर आई, और अदालत के चले, अदालत के हुक्म के बावजूद हमने गुजारिश भी की अदालत से कि आप इससे साइड पर रहिए, ये सियासी अमल है, ये आपका काम नहीं हमारा है, हमें करने दे। लेकिन चले, वो एक प्रोसेस शुरू हुआ, उसके मुहर्रक जो डायलॉग के थे वो बिलावल साहब थे, पीपल्स पार्टी थी, और उसका नतीजा ये निकला था कि हम
दो अब बिलावल साहब क्या PMLN से डायलॉग नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बात PMLN की कर रहे थे, वो PMLN की बात कर रहा हूं मैं, पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN। सिर्फ एक बात के जी, आई एम सॉरी आपकी आवाज मुझे नहीं आई। जो बात बिलावल साहब ने कही वो PMLN के हवाले से कही कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, PMLN के हवाले से उन्होंने कहा था। तो क्या वो PMLN के साथ नहीं बैठना चाह रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब आप अपनी बात कर रहे हैं, आपके अपनी बात करने का एक असलूब है। हम अगर कह रहे हैं कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं, तो ये बात तो वो एक तनाजुर में कह रहे हैं ना, एक बैकग्राउंड में कह रहे हैं, अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं, वो अपनी जमात के अंदर भी बाहर भी। और हमने अब क्योंकि जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत ने ये इख्तियार दिया है कि आप हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने आपके सामने रखे हैं, आप उनका अप्रोप्रिएट लेवल पे गुफ्तगू के जरिए हाल निकालें तो निकालें, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं निकलता तो फिर जो हमें भी एक सियासी जमात के तौर पे अपना रोल प्ले करने का हक मिलना चाहिए। ये बात पीपल्स पार्टी समझती है और जरदारी साहब को इख्तियार दिया है। अब इस पे मजीद गुफ्तगू हमने उस दिन तक मौखर कर रखी है कि अगर वहां से कोई हमें आउटकम आता है, अल्लाह करे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, व्हाटसोएवर दैट विल बी, वो जो भी आएगा उसके बाद ही इस पे गुफ्तगू ज्यादा मुनासिब होगी। अगर ये मिलकर बैठने की बात होगी तो जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनके ऊपर मुकदमात हैं बहुत सारे, वो मुकदमात आप लोगों के दौर में बने हैं, तो जब मिलकर बैठने की बात होगी तो फिर उन मुकदमात का क्या होगा? देखिए, ये जो कामा और पनामा ये हमारे दौर के नहीं है, नहीं, उससे पहले, उसके अलावा बाकी जो भी ये उनके अपने दौर के हैं। हाँ, देखिए, जिस भी दौर के हैं उन पे ज्यादातर केसेस जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाए गए थे। जो भी केसेस है वो हम पे हैं, मियाँ साहब पे हैं, किसी और पे हैं। इस वक्त वो कानून का मसला है, अकॉर्डिंग टू लॉ उस पे डील होना है। मियाँ साहब हो, जरदारी साहब हो, कमर जमान हो, आप हो, जिसके खिलाफ भी कोई केस है, ही हैज टू अपीयर। राइट है, रॉन्ग है, केस अच्छा है, बुरा है, वो अल्टीमेटली अदालत में ही फैसला होना है। और मियाँ साहब को कन्विक्शन हुई थी, हम बिल्कुल कहते हैं वो कन्विक्शन दुरुस्त नहीं थी, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस जरूर होगा और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उनको अपीयर होना होगा। वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, हम क्या चाहेंगे, वो कानून का तकाजा है, लिहाजा कानून का तकाजा पूरा होगा। सही। और ये मुशावरत कायरा साहब, आपको क्या लगता है कब हो सकेगी पॉसिबल? ये किस तरह से सारी पार्टियां, सारी जमातें, अभी क्योंकि JI जो है जमात इस्लामी, वो तो खैर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के उस पर दरबे हैं। दूसरा है कि एक और लीडर है वो जेल में बैठा है, क्या वो कितना इंटरेस्टेड होगा इसमें पार्टिसिपेट करने में, होगा या नहीं होगा? और फिर दूसरी तरफ मियाँ साहब हैं, वो उनके साथ बैठना चाहेंगे या नहीं बैठना चाहेंगे? आपके साथ तो चलें शायद बैठ जाएंगे, क्योंकि PDM में भी ज़ाहिर है आपकी और उनकी हुकूमत इकट्ठा चल पड़ी है। तो ये मुशावरत होगी कब? इलेक्शन से पहले आपको पॉसिबल लग रही है या बाद तक मामला चला जाएगा? देखिए, जितनी जल्दी हो बेहतर है। मुझे नहीं पता अब इसका फोरम क्या होगा, लेकिन हमारी तरफ से इसकी बहुत सारे कोशिशें की गई और मेजॉरिटी कोशिशें इमरान खान साहब के इस जिद्दी रवैये का शिकार हो गई। अनफॉर्चुनेटली मुझे लफ्ज तल्ख इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिद्दी रवैये का, लेकिन हमने कोशिशें की और उसका जवाब वो हमेशा देते थे कि ये तो मुझसे NRO मांगते हैं, मुझसे ये मांगते हैं, और हम बार बार उन्हें कहते थे कि हम आपसे कोई रियायत देते हैं, लेकिन आज की बदौलत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आइए बैठ के जिस चीज को आप रियायत समझे ना कि ना दीजिएगा, लेकिन वो उसको जिस तरह करते थे उससे माहौल पैदा होता है, उसको दूर करने की जरूरत। सही है, जितनी जल्दी हो जाए मुशावरत उतना बेहतर है। कमर जमान कायरा साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंसान में करंट तो होता है, लेकिन करंट बड़ा खतरनाक होता है। आपको कभी वैसे करंट लगा है? बिजली वाला जो करंट लगा है कैसा? ज्यादा जोरदार, खतरनाक? नहीं, इतना ज्यादा जोरदार नहीं था, हल्का फुल्का वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा। और एक ऐसा लगा कि वो स्ट्रेटनर का भी था बिल्कुल, उसकी तार पीछे से थोड़ी सी ना नंगी हो रही थी, वो ऊपर से प्लास्टिक हटी हुई थी, तो उस पर मेरा हल्का सा हाथ लगा और एक अजीब सी एक
करंट दौड़ा अचानक से करंट आया। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मेरे साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, करंट लगा एक छोटा सा, फिर मैंने कहा करंट जो है वो हम घर में होते हैं अक्सर, मतलब बचपन में भी लगा हुआ था करंट, बाद में भी लगा करंट। ये करंट जो है ये कितना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कुछ करंट्स ऐसे हैं कि वो या आपको पकड़ लेते हैं जी, या वो आपको धकेल देते हैं। बिल्कुल। अब इसके बारे में भी पता नहीं है कि किस तरह से कौन सा करंट आपके साथ अच्छा मैंने act फिर ना करेगा। कुछ स्टैटिस्टिक्स देखना शुरू किया। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं और अगर करंट लगने का वाकया आपके साथ कोई पेश आया तो उसके बारे में बता सकते हैं। बेसिकली अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो जो मैंने नंबर्स देखे, तो कराची की बात करूं अगर मैं सिर्फ, कराची में 2019 से लेकर 2021 तक ये 3 सालों में 388 डेथ्स हुई हैं इसकी वजह से। ये मैंने जाके डेटा तो दिस इज हाउ सीरियस इट इज। बिल्कुल, वो महफूज पाकिस्तान वालों की वेबसाइट पे मुझे मिला ये डेटा। मैंने कहा यार ये तो डेटा बड़ा खतरनाक डेटा है। अब मैंने मजीद डिग करना शुरू किया क्योंकि हमारे एक जानने वाले की डेथ हुई थी इस तरीके से। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये तो चक्कर जरा खतरनाक है। तो 2019 से लेकर 2021 तक कराची में ही 388 इलेक्ट्रोक्यूशंस हुई और ये जो 70% इसमें से जो केसेस थे ये आपके घरों के अंदर प्राइवेट प्रेमिसेस, जो हम मतलब आम जगहों पर, ये वो नहीं है कि पब्लिक में ये डेथ नहीं हुई तो खंबे के साथ लगा हुआ कोई शख्स जो है वो उसका इंतकाल हो गया, उसकी भी बहुत सारी वजूहत है। लेकिन घर के अंदर जब हम वायरिंग का ख्याल रखते हैं, सारी चीज़ें ये वो, लेकिन मामलात क्या होते हैं, वो जो वाटर पंप हो गया आपका, आपने चलाई मशीन उसमें चला गया, जनरेटर की वजह से, हमारे एक जानने वाले की जनरेटर की वजह से उनका इंतकाल हुआ था, जनरेटर ख़राब होने की वजह से। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अपने हाथों में है ना, हम खुद इस नुकसान के जिम्मेदार हो जाते हैं बहुत मरतबा जब हम केयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और ये जो विजुअल स्क्रीन पे चल रहे हैं नाजरीन, ये लगते, मैं अभी हम डिस्कशन कर रहे थे लेकिन पहले कॉलर ले लेते हैं। अली है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? ठीक हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बताएं अली साहब, आपको कभी करंट लगा है? नहीं, मुझे तो कई दफा लगा, लेकिन मैं तो आज ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक भतीजा है छोटा। सही है। तो वो ये बच्चों को बहुत ज्यादा समझाना चाहिए, केयर करनी चाहिए, इन पे नजर रखनी चाहिए। खेलते खेलते ये कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे नुकसान का खदशा होता है। तो वो एक बार उसने वो लेड पेंसिल जो होती है, जिसको कच्ची पेंसिल कहते हैं, वो उसने सॉकेट में दी। अच्छा। तो उसको कुछ नहीं हुआ, लकड़ी की चीज है वो, जी, तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसको एक्साइटमेंट हुई तो इससे कुछ नहीं होता, सुनता तो वो रहता होगा बड़ों से कि ये नुकसान वाली होती है। नेक्स्ट टाइम उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर आ गया। तो वो स्क्रू ड्राइवर भी उसने आगे से कहीं से पकड़ा हुआ था जहाँ से वो लोहे का होता है, तो वो उसने उसके अंदर दिया तो उसको करंट पड़ गया और अच्छा खासा उसको मतलब झटका लगा। और अब देखना कि हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिखाना चाहिए कि ये काम ना करें। जी बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। और अच्छा मैं जो नंबर्स देख रहा था उसके अंदर एक और चीज थी कि जो मैं बात कर रहा था ना, वाटर के जो पंप होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घरों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बड़े खतरनाक, 40 अमवात उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से हुई है। बिल्कुल। और नाजरीन उसमें सबसे जो खतरनाक है वो होती है आपकी वॉशिंग मशीन, क्योंकि उसके साथ हो रहा होता है पानी का सारा सिलसिला। आप पानी खोलते हैं वॉशिंग मशीन का, वो नीचे जमीन पे आता है, आप उसी पानी के ऊपर खड़े होकर वॉशिंग मशीन को आपने अगर हाथ लगाया और वो प्रॉपर्ली प्लास्टिक से कवर्ड नहीं है, प्रोटेक्टेड अच्छा, नहीं और ये पानी वाला मसला है तो चूंकि ये वाला मानसून का सीजन है, जुलाई से सितंबर, ये बहुत ज्यादा इस तरह के वाकयात इस सीजन में होते हैं। ये सीजन बड़ा खतरनाक है, इसमें बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। तैयब साहब हैं झंग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हो सर? बिल्कुल ठीक, फरमाइए सर। मेरे दोस्त को टोके वाली मशीन नहीं होती, चारे वाली मशीन, जी 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 जी, वो शॉर्ट थी, उसने तो चारा करना था जानवरों के लिए। बस वो बेचारा चारा करने लगा तो वो मशीन शॉर्ट दी, वहीं पकड़ लिया, फोत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें। अच्छा बात है, अब हमारे यहाँ पे वायरिंग, ये बिजली की तारों का शॉर्ट होना, ये सारी चीजों की तरफ हम बहुत मरतबा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और मर्द इसके ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो इस तरह के कामों में जनरेटर छेड़ना, ये सब चीजें करना, तो वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो मर्दों को ये वाकयात जो है वो ज्यादा करते हैं। ये स्टेटिस्टिक्स है, 87% डेथ्स जो है वो 21 से 30 साल की उम्र के लोगों की है, मर्दों की। तो ये बहुत बड़ा एक मसला है और ये चीज छोटी सी लगती है लेकिन है खतरनाक। अब आप इस सीजन के अंदर भी आप देख लें, मॉनसून का सीजन, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती हैं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा वाकया, मुझे थोड़ा सा करंट लगा तो मैंने सोचा करंट को देखा जाए, डेटा मिला, फिर हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिए। उसमें तो कराची के इलाकों की भी डिटेल बिल्कुल, बल्दिया में दी हुई है, बिल्कुल जी, सुरजानी का इलाका है, औरंगी का इलाका है, वो तो डेटा उनका बहुत सारा है डेटा, लेकिन हम अपने घरों के अंदर ये ज़रा हाईलाइट कर लें, देख लें कि ये चीज़ किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ही है, और आगे सर्दियां आएंगी, इलेक्ट्रिक हीटर्स का भी बड़ा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे